Hello everyone, how are you? I hope that you all are absolutely fine and safe at home and as well as enjoying e-learning at home. Well students, welcome back to the class of chemistry. As you know that we are in the process of doing the chapter atoms and molecules. In the first session, I gave you a brief introduction of this chapter as well as laws of chemical combinations we started. And first law of chemical combination, that law of conservation of mass, we did in that section, a session with activity. Okay? और उसके बाद एक सेशन में मैंने आपको एक YouTube का लिंक भेजा था. I hope all of you must have seen that. Okay? Now we are moving ahead. Today we are moving to the second law of chemical combination, that is law of constant proportions. तो हमने जो पहले लॉ किया था that was law of conservation of mass and this is the second law, law of constant proportions. Correct? This law deals with the composition of elements present in a given compound. किसी भी compound में, that you know that a compound is made up of two or more elements combined together in a fixed ratio. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होती है एक फिक्स रेशियो में, तब बनता है कंपाउंड. ये लॉ उसी कंपोजिशन, एलिमेंट्स की कंपोजिशन कंपाउंड में क्या होती है उसके बारे में हमें बताता है. ओके? और दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो आइदर यू कैन कॉल इट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. करेक्ट? एंड दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय जोसेफ एल प्राउस्ट. As I told you that Antonio Lavoisier and Joseph L. Proust, they gave the law of chemical combinations and this law was stated by Joseph L. Proust or simply you can say Proust. Correct? तो क्या कहता है ये लॉ? ध्यान रखिएगा, this is very important. ठीक है? और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं एग्जाम में. See, according to this law, in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion बाय मास. किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो बाय मास फिक्स होती है. ठीक है? क्या अब क्या मतलब हुआ इसका मैं आपको बताता हूं. अब ध्यान से देखिए, वाटर एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है H2O. करेक्ट? तो अगर हम उसमें देखें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में बाय वॉल्यूम रेशियो है. लेकिन अगर हम बाय मास कहें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट होता है, 1 AMU और 1 यूनिट. ये आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. करेक्ट? और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 यूनिट्स होता है. अब वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी उसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है वाटर के मॉलिक्यूल में. तो दो एटम हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2 यूनिट, क्योंकि एक एटम का मास 1 यूनिट है. और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो गया? 16 यूनिट. तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बाई मास कितना हो गया? 2:16. और आप इसे सिंप्लीफाई करिए, दैट विल कम 1:8. तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है बाई मास, दैट इज 1:8. करेक्ट? एंड दिस इज फिक्स्ड. दिस इज व्हाट दिस लॉ सेज कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है बाई मास. ठीक है? तो यही लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो है, एलिमेंट्स कौन से हैं वो भी फिक्स्ड हैं और उनका जो रेशियो है बाई मास, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. ठीक है? तो 1:8, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. इन अनदर वर्ड्स यू कैन से इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर उसे डिकम्पोज किया जाए, देन यू विल गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट? अब वाटर कहीं का भी हो, मेरे घर का हो, आपके घर का हो, चाहे अमिताभ बच्चन के घर का हो, और चाहे किसी रिवर का हो, पूल का हो, पोंड का हो, कहीं का भी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा 1:8 होगा. ये लॉ हमें ये बताता है. इज दैट क्लियर?
और जितने भी कंपाउंड्स हैं, एक अमोनिया का एग्जांपल ले लें, NH3 उसका फॉर्मूला होता है। तो NH3 अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 यूनिट्स, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट। तो नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 है, तो कितना हो गया 14:3। दिस इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया एंड दैट इज फिक्स्ड। आप नाइट्रोजन किसी भी मेथड से ऑब्टेन करें, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन अमोनिया विल ऑलवेज बी 14:3। करेक्ट? आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट और फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, एंड आई गेव यू 2 एग्जांपल्स, वन ऑफ वाटर एंड अदर ऑफ अमोनिया। ओके, तो ये 2 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड अर्लियर व्हाट वी स्टडीड दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों लॉज जब दे दिए गए तो इसके बारे में जो है एक ब्रिटिश केमिस्ट हुए हैं जॉन डाल्टन। डाल्टन के बारे में मैं आपको बता दूं, ही वॉज कलर ब्लाइंड, ही वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट सर्टेन कलर्स। ये बाय बर्थ एक प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इन्हें। तो ही वॉज कलर ब्लाइंड, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जो केमिस्ट्री में एक कमाल की थ्योरी है, एंड दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ब्रिटिश केमिस्ट थे ये जॉन डाल्टन। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट उठाया, क्योंकि हमने बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि व्हेन मैटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स देन वी कम अक्रॉस अ पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड ग्रीक फिलोसफर्स नेम दैट पार्टिकल एज एटम। तो उस एटम को उन्होंने अपनी थ्योरी का बेस बनाया और उन्होंने उसी एटम पर एक थ्योरी दी दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उनका ये कहना था कि ऑल द मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपाउंड्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। चाहे वो कोई एलिमेंट है, चाहे कंपाउंड है, चाहे मिक्सचर है, ये सब एटम से बने हुए हैं। और इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को कुछ पॉइंट्स में बताया। इन पॉइंट्स को हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं। तो व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? ये हैं वो, हम एक एक करके पढ़ेंगे और इन्हीं पॉस्टुलेट्स पे आप देखेंगे हमें 2 पॉस्टुलेट्स ऐसे मिलेंगे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करते होंगे। पहला क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन का कहना था कि जितना भी मैटर है, आप अपनी सराउंडिंग में जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी मैटर है, either in the form of solid, liquid or gas, that is made up of atoms. Second thing, atoms are indivisible particles. डाल्टन ने ये कहा कि एटम indivisible है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपने 4th चैप्टर पहले पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें आप देख चुके हैं कि एटम में भी कुछ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये बाद में पता लगा। डाल्टन ने जो कहा, उन्होंने कहा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस लाइन को याद करिए, ये कहीं पे याद आ रही होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने उसी बात को कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो इनका पॉस्टुलेट है डाल्टन का, ये फेवर करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज सी दिस इज गोल्ड। अगर ये प्योर गोल्ड है, हालांकि इसमें कुछ मिक्सिंग है, इफ इट इज प्योर गोल्ड तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, इसके जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। जितने भी एलिमेंट्स हैं, इट कुड बी सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, कुछ कोई भी एलिमेंट हो, वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का, एटम्स का। और एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट मासेस एंड यहाँ डिफरेंट आना चाहिए।
तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अब एक गोल्ड है और दूसरा सिल्वर, इनके जो एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल नहीं होंगी। इज इट क्लियर? Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. As I told you, one molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय वॉल्यूम कितना है? 2:1। तो ये जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के जिनसे कंपाउंड बना है उनका रेशियो होल नंबर्स में होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में है। तो एलिमेंट्स का जो रेशियो है दैट यू विल फाइंड इन द होल नंबर्स, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या कहता है वो? द रिलेटिव नंबर, इसे ध्यान से समझिएगा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनका नंबर और उनका काइंड ये दोनों कांस्टेंट है। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, इसमें काइंड ऑफ एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये फिक्स है। एवरी टाइम वाटर विल बी मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो काइंड ऑफ एटम्स फिक्स हैं और इनका जो क्या कहना चाहिए नंबर है और काइंड ऑफ एटम्स है, नंबर है इनका वो भी फिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बाई मास कितना है? 1:8, करेक्ट। तो अगर आप इस पॉस्टुलेट को पढ़ेंगे डाल्टन्स के तो आपको ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन याद आएगा, करेक्ट। तो ये डाल्टन थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। इसमें से जो सेकंड वाला है दैट फेवर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लास्ट वन इट फेवर्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल स्टडी अबाउट एटम इन डिटेल। हम आपको बताएंगे कि एटम कितना छोटा होता है, जितना हम सोच सकते हैं कोई पार्टिकल उससे भी छोटा है वो एटम। मतलब मैं आपको एक रफली एक हिंट देता हूं कि एक पेपर की जो थिकनेस होती है, जितना एक पेपर की थिकनेस है उतनी थिकनेस में मिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं। तो हाउ स्मॉल द एटम इज यू कैन इमेजिन, करेक्ट। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट एटम्स, करेक्ट। That's it. Thank you very much. Bye bye. Stay safe. Stay at home.